नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से दिल्ली दंगों को लेकर सवाल उठ रहे थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और उसके तथाकथित छात्रों के ऊपर, अब उस कड़ी में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ, पहले शर्जील इमाम से लेकर तमाम जो दूसरे लोग थे, पिंजरा तोड़ गिरोह की जो सदस्याएं थी, उनकी गिरफ्तारी हो ही चुकी है। लेकिन इस कड़ी में अब उमर खालिद की गिरफ्तारी होना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के उन तथाकथित छात्रों के लिए एक बड़ा झटका है जो ये मानकर चलते थे कि जवाहरलाल नेहरू के नाम पर चलने वाली इस यूनिवर्सिटी में रहकर वो किसी भी गतिविधि को जो देश विरोधी है अंजाम दे सकते हैं और आसानी से बच भी सकते हैं। आपको याद होगा कन्हैया कुमार और उमर खालिद ये उस गिरोह में शामिल थे जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे और उसको लेकर तमाम हंगामा बरपा था। उसके बाद में हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन उस जमानत के बाद में जिस तरीके से एनडीटीवी जैसे चैनलों ने रवीश कुमार बरखा टाइप के तथाकथित पत्रकार रूपी प्रपंचकारों ने इस पूरे मामले में इनको क्लीन चिट दी थी, उसी तरीके से दिल्ली दंगों में भी जो सबसे बड़ी भूमिका नजर आ रही थी वो जेएनयू के तथाकथित छात्रों की थी। और इसमें उमर खालिद का नाम सबसे ऊपर आ रहा था, क्योंकि उमर खालिद का एक बयान था जिसमें उसने कहा था कि हमें दिखाना है जब भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तब हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि में जिस तरीके से उमर खालिद और ताहिर हुसैन की मुलाकात हुई थी, ये मुलाकात कराई थी खालिद सैफी नाम के उस एनजीओ चलाने वाले ने जिसके संबंध रवीश कुमार से लेकर राजदीप सरदेसाई तक, बरखा दत्त से लेकर विशाल शर्मा तक, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे तमाम लोगों के साथ जिसके संबंध थे। और इसीलिए इस व्यक्ति ने ताहिर और उमर खालिद की मुलाकात कराई, जिसके बाद दिल्ली दंगों की योजना बनी और ये सारी बातें इन सभी लोगों से पूछताछ के बाद पता चली थी। उमर खालिद को गिरफ्तार करने से पहले कई बार लंबी पूछताछ हुई। 2 सितंबर को भी पूछताछ हुई, फिर भी दोबारा से उसको करीब 7 से 10 घंटे तक पूछताछ होती रही। और इन्हीं पूछताछ का नतीजा रहा कि जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उसने इस तथाकथित छात्र को, जो कि छात्र के वेश में एक देश के विरोध में षड्यंत्र करने वाला अपराधी है, उसको गिरफ्तार किया। चूँकि ये पहले भी देश विरोधी नारे लगाने के लिए गिरफ्तार हो चुका था और उस समय इसको जमानत देते समय वार्निंग दी गई थी, लेकिन इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। कितनी भी चेतावनी दे दो, इन्हें ऐसा लगता है कि ये तमाम वकीलों के दम पर आसानी से फिर से छूट सकते हैं। उमर खालिद के बारे में एक और बात की जाए, इसका जो बाप रहा है वो सिमी का सरगना रहा है। सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया करके एक आतंकी संगठन था जिसको बाद में सरकार ने बैन कर दिया था, उसका सरगना था जो इसका पिता था। और बाद में ये जेएनयू में भर्ती रहा। जेएनयू के बाद में जिसकी जो सोच थी, अलगाववादी सोच को इसने खूब बढ़ावा मिला और उसके बाद में देश विरोधी गतिविधियों में इसको कई बार देखा गया। कई बार जंतर मंतर पर भी जब ये लोग प्रदर्शन करते थे तब भी उमर खालिद उनके साथ रहा करता था और नारेबाजी करने में ये सबसे आगे था। लेकिन दिल्ली दंगों को लेकर जिस तरीके से अब स्पेशल सेल ने इसके खिलाफ यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को लागू किया है, उसके बाद इसकी मुश्किलें बढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। और उसके साथ साथ इसमें एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि यूएपीए के तहत जब गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी का अंदेशा होता है, तो फिर उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत भी नहीं मिलती है और जमानत भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ये दरअसल यूएपीए में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने अभी 2019 में बड़ा बदलाव किया था। उसके साथ साथ तमाम ऐसे प्रावधान लगाए गए थे। पहले ये होता था कि किसी संगठन को जब तक आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया जाएगा उससे संबंधित किसी व्यक्ति को आतंकवादी की तरह से आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से उसमें फिर बदलाव हुआ और उस बदलाव के तहत अब किसी संगठन को अगर आतंकवादी संगठन नहीं कहा जाता है, लेकिन अगर उसका सदस्य देश विरोधी, भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, भारत की एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता है या उत्पन्न करने की कोशिश करता है या उत्पन्न करने वाली बातें करता है, तो उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसकी जो जांच है एनआईए के लिए इसकी जांच का अधिकार है और ये जो कानून है यूएपीए का ये पूरे देश में लागू होता है। इसको बाकी कानूनों की तरह से छोटे मोटे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ यूएपीए के तहत जो जांच अधिकारी होते हैं उनको तमाम अधिकार मिले होते हैं। वो किसी व्यक्ति को शक के आधार पर भी आतंकवादी की तरह से ट्रीट कर सकते हैं
और अगर पुख्ता सबूत है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उनको सम्मिलित होने का, उनमें सम्मिलित होने का और उन्हें चलाने का जो केस चलता है वो बहुत सख्ती के साथ चलता है। अगर सज़ा की बात की जाए यूएपीए के तहत 7 साल तक की सज़ा है, लेकिन अगर उन गतिविधियों से, उन क्रियाकलापों से किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो निश्चित तौर पर यह सज़ा बढ़कर उम्र कैद और फांसी तक हो जाती है। और यहाँ अगर देखा जाए तो दिल्ली दंगों में करीब 53 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, इसमें 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो निश्चित तौर पर जिन जिन लोगों के ऊपर यूएपीए लगा है उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम दिल्ली की जो स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस की वो कर रही है, और जिस जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे उसको उम्र कैद होना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन ताहिर हुसैन जैसे लोग, उमर खालिद सैफी जैसे लोग, शर्जील इमाम जैसे लोग जिन्होंने इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया, इस षड्यंत्र को बनाया और इस षड्यंत्र को क्रियान्वित करने में अपनी भूमिका निभाई, उनके लिए उम्र कैद से फांसी के बीच की सज़ा होना लाजमी बनता है। और यही वजह है कि इस कानून को लेकर तमाम जो एनजीओवादी गैंग हैं वो इसकी आलोचना करते रहे। तमाम विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या दूसरी पार्टियां जो कि नक्सलवाद और अलगाववाद या अराजकतावाद का समर्थन करती हैं, वो इसका समर्थन करती रही हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है उसमें जिक्र हुआ है सीताराम येचुरी के नाम का, योगेंद्र यादव के नाम का, राहुल राय के नाम का, और इन सभी लोगों को हालांकि आरोपी तो नहीं बनाया गया है, लेकिन जो इनकी भूमिका रही है वो वाकई में आलोचनीय, निंदनीय रही है और उसको लेकर सवाल उठाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर इन लोगों ने भी इस पूरे के पूरे मामले में आग को भड़काने का काम किया था, लोगों की भावनाओं को भड़काने का, बरगलाने का काम किया था। और जहाँ तक उमर खालिद या शर्जील इमाम, खालिद सैफी, ताहिर हुसैन जैसे लोगों का, अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों का सवाल है, तो इन्होंने तो सक्रिय रहकर इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को, कत्लेआम को एक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की थी। और एक और बयान अभी उमर खालिद का सामने आ रहा है जिसमें वो पिंजरा तोड़ गिरोह के सदस्यों से कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब हमें चुप नहीं रहना है बल्कि हमें कुछ करना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा और बगैर खून बहाए हम अपने अधिकारों को नहीं ले सकेंगे। ये एक गवाह के द्वारा ये दिल्ली पुलिस को बयान बताया गया है जो उमर खालिद ने दिया है। हालांकि उमर खालिद की तरफ से ये दावा किया गया है कि वो कभी ताहिर हुसैन से नहीं मिला, लेकिन ताहिर हुसैन और उमर खालिद का जो दोस्त है खालिद सैफी वो पहले ही कह चुका है, जो खुद भी यूएपीए के तहत बंद है। और जिस तरीके से जेएनयू के छात्रों की भूमिका पूरी की पूरी दिल्ली दंगों में सामने आई, कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा जेएनयू के छात्र इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे और उनमें से करीब आधा दर्जन के ऊपर यूएपीए भी लग चुका है। यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये तभी लगता है जब इस तरीके के लोगों की जो गतिविधियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हों, राष्ट्र के खिलाफ हो, राष्ट्रद्रोह जैसी स्थिति पैदा कर रही हो। और निश्चित तौर पर दिल्ली के जो दंगे हुए थे वो राष्ट्रद्रोह जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई थी, राष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की गई थी और देश में संविधान के शासन को चुनौती देने की कोशिश इन दंगों के माध्यम से की गई थी। जिस तरीके से अफवाहें उड़ाई गई, जिस तरीके से पुलिस को निशाना बनाया गया और पुलिस वालों तक को मौत के घाट उतार दिया गया, जिस तरीके से एक आईबी के अधिकारी को निशाना बनाया गया, तमाम लोगों को इसकी भेंट चढ़ा दिया गया और तमाम जो सरकारी संपत्ति थी, निजी संपत्तियां थी, लोगों की कारों को, पेट्रोल पंप तक को जलाया गया, स्कूलों तक को जलाया गया, लोगों के घरों में आग लगाई गई और लोगों को मार डाला गया, काट के जिंदा जला दिया गया। तो निश्चित तौर पर ये जो कुछ भी हुआ था उसके लिए जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर आतंकवाद जैसी ही धाराएं लगनी चाहिए। और यही वजह है कि अब यूएपीए के तहत इस तथाकथित छात्र को, जो कि रवीश कुमार का प्यारा है, राजदीप सरदेसाई का दुलारा है और बरखा दत्त, पुण्य प्रसून वाजपेयी या राणा अयूब टाइप के जो लोग हैं वो इसके लिए अब छाती पीटते हुए नजर आ रहे हैं, वो इसके लिए रुदन मचा रहे हैं, वो इसके लिए रुदालियां कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की रुदालियों का देश की जनता पर कोई असर न तो पड़ता है और न पड़ेगा,
जो अपराधी है उसको सजा मिलकर रहेगी। और इस मामले में जैसा कि हमने आपको बताया कि यूएपीए के तहत एक बार जुर्म साबित होने के बाद में 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा आसानी से हो सकती है। और चूंकि इस मामले में मौतें हुई हैं और मौत के मामले में तो ये सजा उम्र कैद और फांसी तक जाती है, सजाए मौत तक जाती है। तो ये जो अपराधी है, ये जो दुर्दांत हत्यारे दंगाई हैं, इनके ऊपर अब जो केस चल रहा है और उसमें तमाम सबूतों को पहले से जुटाया जा चुका है, तमाम गवाह मिल चुके हैं जो उमर खालिद को अपराधी घोषित करते हैं, अपराधी साबित करते हैं। ताहिर हुसैन इस पूरे जो दंगे हुए थे उनका मास्टरमाइंड था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ताहिर हुसैन को बचाने के लिए जिस तरीके से योगेंद्र यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे लोग हों, वो उसकी वकालत करते हुए नजर आ रहे थे। और बाद में संजय सिंह ने तो जब तक उसकी गिरफ्तारी हुई थी तब तक उसको कई बार उसकी बेगुनाही का सर्टिफिकेट दे दिया था और झूठी गवाही तक देने की कोशिश की थी। तो निश्चित तौर पर इनकी भूमिका भी देश में लोगों ने देखी थी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जो वीडियो फुटेज सामने आए थे। और उसके साथ साथ जो लाल हरे चैनल थे वो भी इस पूरे मामले में एक्सपोज हुए थे कि वो किस तरीके की सुपारी पत्रकारिता करते हुए देखे गए थे, चाहे आज तक हो, एनडीटीवी हो, एबीपी न्यूज़ जैसे चैनल भी थे जो कि ताहिर हुसैन का इंटरव्यू दिखाकर उसे निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे थे। उसी तरीके से जैसा कि आज सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती को ये लोग उसी के बयान के आधार पर निर्दोष बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे फंसाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ऐसे चैनलों के दिन भी अब लग चुके हैं और दिन लग चुके हैं उन अपराधियों के जो छात्र होने के नाम पर छात्र का एक मुखौटा लगाकर देश के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, देश के खिलाफ नारे लगाते हैं और देश में दंगे कराने में अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब जांच एजेंसियों के दायरे में वो आ चुके हैं और निश्चित तौर पर इनको सजा भी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।